हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाली यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा आपकी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे, क्लास 12 फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर 9 है। इसके पहले 8 लेक्चर हो चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए आप। और ये पूरे एग्जाम में आपको 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक, यानी जब भी एग्जाम में आता है कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। और इसको आपने सीख लिया और एग्जाम में आ गया तो यकीन मानो एक भी नंबर आपका बाहर नहीं जाना, पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चीजें कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक, हेडिंग आपकी पड़ी हुई है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर देखा है जिसमें हमने पढ़ाया था अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बड़ी आराम से ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कुछ चीजें समझते हुए चलते हैं, ध्यान से समझना आप भी उन चीजों को। सबसे पहले माना कि कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, ध्यान से समझना, माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है। क्लियर? स्टार्टिंग यहीं से होगी। इसी वजह से हमने लेक्चर 8 में आपको अक्षीय स्थिति के पहले सिखाया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है वो, तो पहले लेक्चर 8 देखिए, तो ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। क्लियर? और उसके बाद माना कि माना वैद्युत द्विध्रुव जो ए बी है माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2l है। इसके बीच की जो अल्प दूरी है वो क्या मान ली हमने? 2l। तथा वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में या ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके बाद इसको इससे मिला दीजिए, आप इसको इससे मिला दीजिए। बाकी कोई चीजें आपको नहीं करनी, इतनी बात केवल ढंग से समझ लेनी। फिर से समझ लो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव या कोई निकाय ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इतनी बात समझ में आ गई? वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l मान ली, तो अब आप ये बताओ, ये इतना सिर्फ l बचेगा और ये क्या बचेगा? l। और इससे r दूरी पर एक बिंदु हमने P मान लिया जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इसी दिशा में हम लोग इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा, और इधर नीचे बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा आपका E2 cos थीटा, और आगे की तरफ ये हो जाएगी आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इसका फिगर हो जाएगा। जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप जानते ही हो। साइन थीटा विपरीत दिशा में कैंसिल हो जाएंगे, कॉस थीटा वाले केवल घटक बनेंगे और यहाँ पर एंगल एक तरह से आपका बन जाएगा। क्लियर? ये इसका फिगर है। फिगर से ही हम लोग थ्योरी सीख जाते हैं, थ्योरी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी थ्योरी क्या बनेगी? माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी क्या है? 2l है। अब ये बीचों बीच में बिंदु O है तो इधर भी l बचेगा उधर भी l बचेगा, क्योंकि टोटल 2l है। फिर इससे r दूरी पर एक बिंदु P, और यहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। आगे बढ़ा लिया, ये 36 घटक है, E1 cos थीटा E2 cos थीटा, बीच में एंगल बन रहा है। अब हम लोग इधर साइड में थ्योरी लिख लेते हैं, जो भी फिगर बनाए, क्योंकि अगर थ्योरी नहीं लिखोगे, केवल फिगर और कैलकुलेशन कर दोगे तो 2 नंबर आपके एग्जाम में काट दिए जाएंगे। क्लियर? तो पहले हम यहाँ पर इसकी थ्योरी लिखते हैं और आप भी साथ में कॉपी पे लेकर बैठिए, लिखते चलिए जिस प्रकार से पहले से नोट्स बना रहे थे। सबसे पहले लिखेंगे माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में, किसी ऐसे माध्यम में, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक, क्या लिखोगे? जिसका परावैद्युतांक के है। ठीक, बिल्कुल आसान है। अब इसमें देखते जाओ, लिखते जाओ। फिर लिखोगे वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माइनस क्यू और यहां पर लिखोगे तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक, फिर लिखेंगे तथा इसके मध्य बिंदु, इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, ठीक, निरक्षीय स्थिति, क्योंकि अक्षीय स्थिति आर दूरी तो फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ ऊर्ध्वाधर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिंदु ओ से आर दूरी पर ऊर्ध्वाधर। ठीक, अब यहाँ पे पूरा चयन करना पड़ेगा, फिर ऊर्ध्वाधर दिशा लिखना पड़ेगा। आर दूरी पर ऊर्ध्वाधर दिशा में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इतनी थ्योरी तो आपको कंपलसरी लिखनी ही पड़ेगी। ये मत दिमाग लगाना, बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, फिगर बनाया, डायरेक्ट कैलकुलेशन की डेरिवेशन कंप्लीट और बड़ा बड़ा लिख दिया थंबनेल में कि 5 नंबर कंप्लीट। क्लियर? तो ये काम आपको नहीं करना है। थ्योरी लिखोगे जो फिगर बनाया, अब इसी थ्योरी के नीचे ये आपका फिगर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, जब भी एग्जाम में डेरिवेशन आएगा पहले आप ऐसे थ्योरी लिखोगे, जब तक माइंड में फिगर सेव नहीं होगा तब तक थ्योरी आप बना ही नहीं पाओगे, और ये चीजें रटने से नहीं आती, बार बार वो बात बोल रहे हैं। उसके बाद ये फिगर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझो, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि बिंदु O से लेकर और यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक R, अगर यहाँ पर हम थीटा मानेंगे तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर कर्ण। क्या निकालना पड़ेगा? कर्ण। अब पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो अच्छी तरीके से, यहाँ हम समझा दे रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और हमको कर्ण निकालना है तो कोण के हिसाब से लंब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, और आधार हो जाएगा एल स्क्वायर। एक दूरी लोगे यहाँ से यहाँ तक, तो अगर हमें कर्ण का मान निकालना है तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी ये जो दूरी आगे निकल के ये आएगी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इधर लिख दोगे वही दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोनों तरफ की दूरियां समझ में आ गई कहाँ से निकली। अब यहाँ से इन चीजों को हटा देते हैं, ठीक, क्योंकि जगह कम है, ये सब चीजें वहां नहीं लिखनी होती, आप डायरेक्ट दूरी निकालोगे। अब काम बहुत ही आसान हो गया है। क्या करेंगे हम, माइनस क्यू के कारण दूरी निकाला, या प्लस क्यू के कारण दूरी। अगर यहाँ हम स्टार बना के पॉइंट लिखना चाहें तो आप क्या लिखोगे, माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बिंदु, क्या लिखोगे, से बिंदु P की दूरी क्या है, दोनों के लिए एकदम सेम निकली, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या? अब हम माइनस क्यू के कारण तीव्रता निकाल लेंगे, प्लस क्यू के कारण तीव्रता निकाल लेंगे और कैलकुलेशन कर देंगे, बस फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले पेज में इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से एक एक चीज समझना। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू के कारण तीव्रता। ठीक, बाकी अब ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, माइनस क्यू के कारण तीव्रता। तो ये तीव्रता आपकी आ जाएगी E1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्योंकि परावैद्युतांक के माना था, और क्यू और नीचे दूरी का स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एक चीज और समझना, कुछ लोग गलती क्या करते हैं, आवेश चिन्ह सहित आपको आवेश नहीं लेना, सिर्फ आपको आवेश लेना, बाकी अकॉर्डिंग टू हम दिशाओं के हिसाब से काम करेंगे। अगर दिशाएं विपरीत होती तो बीच में माइनस लगा देते हैं, और अगर दिशाएं समान होंगी तो बीच में प्लस लगाते हैं। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझो। अब यहाँ पर ये रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा, अब कट जाएगा तो आपका जो E1 बचेगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर क्यू और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया E1 का मान। इसी प्रकार आप निकालोगे E2 का मान, तो लिखोगे प्लस
प्लस क्यू के कारण तीव्रता, क्या लिखोगे, प्लस क्यू के कारण तीव्रता, तो क्या हो जाएगा E2 इक्वल 1/4πε0 के, यहाँ भी क्यू और नीचे यहाँ भी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितना कर दोगे 2, 2 से ये रूट कट जाएगा, तो अब ये आ जाएगा E2 इक्वल 1/4πε0 के क्यू अपान नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका E2 का मान। अब हम थोड़ा यहाँ पर चीजें समझते हैं बैक करके। यहाँ पर आप देख रहे होगे जो इसके लंबवत घटक हो गए, यानी E1 साइन थीटा और इधर E2 साइन थीटा, ये लंबवत घटक होंगे, तो इस वजह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचे आपके समांतर घटक। ध्यान से समझो, ये चीजें लिखना नहीं, समझना है। समांतर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये एक दूसरे से जस्ट विपरीत नहीं, तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा दीजिए, बस आपको यहाँ समझना था केवल। अब हम लोग चलते हैं वापस, यानी E1 और E2 को समझ लो ध्यान से। E1 और E2 के साथ अब क्या जोड़ देंगे, cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर आपके समांतर घटक बचेंगे और जो लंबवत घटक है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम लोग लिखेंगे परिणामी तीव्रता। क्या लिखेंगे यहाँ पर, परिणामी तीव्रता। अब परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बस आप मान रख के सॉल्व कर दीजिए और फाइनल आंसर आ जाएगा। E1 का मान क्या है, 1/4πε0 के Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में इसके cos थीटा प्लस E2 का मान क्या है, 1/4πε0 के Q अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके साथ में भी cos थीटा। अब आप यहाँ पर एक चीज़ गौर से देखोगे कि दोनों चीज़ें एकदम सेम है, तो इसको एक बार लिख लीजिए और साथ में 2 का गुणा करा दीजिए। ε0 के यहाँ पर हो जाएगा 2Q cos थीटा अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये बात कम समझ में आई होगी, फिर से समझ लो। हमने क्या कहा कि जो वैल्यू आपको ये दिख रही है, ठीक वही वैल्यू ये है, तो जस्ट डबल हो जाएंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें ज़रूरत है यहाँ पर किसकी, cos थीटा की। तो क्लास 10th की मैथ में आपने पढ़ा होगा cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब आप फिगर से निकालोगे, तो अगर यहाँ पर थीटा है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती, तो ये तो हो गया लंब, तो आधार इसका क्या हो गया, एल। आधार क्या हो गया, एल, और आधार बटे क्या होता है, कर्ण, और कर्ण का मान अभी आपने निकाला था पाइथागोरस में से, √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यही दोनों मान अब यहाँ पर रख दीजिए। तो cos थीटा का मान आ जाएगा, आधार था एल और कर्ण था √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई समस्या, कितनी चीजें आसान है। अब यही cos थीटा का मान आप यहाँ पर रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो अब क्या आएगा, E इक्वल 1/4πε0 के 2Q इंटू, अब देखो ध्यान से, नीचे तो आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पहले से चल रहा था, cos थीटा की जगह क्या रखोगे, एल अपान √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जैसे 10th में मैथ में आपने पढ़ा था कि अगर x √x लिखें तो ये x की घात 3/2 हो जाता है, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक इसकी और आधी इसकी टोटल 1.5 हो जाएगी। तो यही आपको नियम इसमें लगाना है। अब यहाँ पर तो आप समझोगे क्या, ध्यान से समझना है एक चीज को। तो ये हो जाएगा E इक्वल 1/4πε0 के ऊपर 2QL हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2QL, और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक आपने फार्मूला पढ़ा था जो हमने अच्छी स्थिति में पढ़ाया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2L। अब देखोगे 2 और QL, इसकी जगह पर हम लोग P लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर। तो E बराबर क्या आ जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा, E इक्वल 1/4πε0 के ऊपर हो जाएगा P और नीचे हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमने अच्छी स्थिति में एक चीज और बताई थी आपको, ध्यान से समझना कि यहाँ पर हम लोग L R की तुलना में बहुत कम मानते हैं नगण्य, यानी जो L स्क्वायर है वो बहुत छोटा है R स्क्वायर से, यानी R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर एकदम नगण्य है, ना के बराबर। तो एल स्क्वायर से वो यहाँ पर छोड़ देंगे, यानी उसको इग्नोर कर देंगे, जो चीज़ बहुत छोटी होती है। तो इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये आ जाएगा P बटे, ध्यान से समझो, R स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, इसको तो आपको छोड़ देना है, एल स्क्वायर को छोड़ देना है, तो बचेगा क्या,
आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो स्क्वायर से ये 2 कट जाएगा, तो केवल आर की पावर कितना बचेगा, 3। और यहाँ पर आपको एक पॉइंट लिख देना है कि निर्वात या वायु के लिए जो के का मान होता है क्या होता है 1, तो के इक्वल 1 हो जाएगा किसके लिए, वायु या फिर निर्वात के लिए। तो अब आप यहाँ पर के का मान 1 रख दोगे, तो फाइनल हमारा आ जाएगा E इक्वल 1/4πε0 P/r3। बोलो कोई समस्या, और मात्रक न्यूटन प्रतिकूलांक। तो ये था आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपके क्लास 12th के लिए, कई बार एग्जाम में आ चुका। तो आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ में चीज़ें आप नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक, ये था पहले का स्टेप, थ्योरी, फिगर, फिगर से वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, पूरा डिटेल में सॉल्व किया। क्लियर। तो हमने क्या कहा था, ये लेक्चर नंबर 9 है, इसके पहले के 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक चीज़ डिटेल से सीखिए। शुरू के 1 से 2 लेक्चरों में हमने आपको वो स्ट्रेटेजी बताई कि किस टाइप से आप पढ़कर किन किन चीज़ों को पढ़ना है, कितनी यूनिट पढ़नी है, किस यूनिट से कितने नंबर का आता है। जब तक आप प्लानिंग नहीं बनाओगे तब तक आप मंजिल तक अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाओगे। इस बात को ध्यान रखो, जो लोग स्ट्रेटेजी के साथ काम करते हैं वही बुलंदियों को छूते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखो, आप लोग हमेशा याद रखो क्या, कि जब तक आप प्लानिंग नहीं बनाओगे तब तक आप वो बेटर काम नहीं कर पाओगे जो आपको करना चाहिए था। क्लियर। पहले आप प्लानिंग बनाओ, प्लानिंग के साथ मैदान में उतरो, तभी आप कुछ नया कर पाओगे। तो शुरू के वीडियो में हमने बताया कि किस यूनिट से ज़्यादा पढ़ना है, किस यूनिट से कितने नंबर का आता है, कितने टोटल चैप्टर पढ़ने हैं, किसके न्यूमेरिकल ज़्यादा आते, ढेर सारी चर्चा हमने की है। और आज आपको ये डेरिवेशन निरक्षीय स्थिति वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।